जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सबका सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो गया है और बहुत बच्चे का हिस्ट्री का एग्जाम हो गया है और 90% से अधिक बच्चे का जो है हिस्ट्री का एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए और कम से कम 1 या 2 बार देख लीजिए, ताकि आप जब सेंटअप परीक्षा दीजिएगा तब आपको घबराहट फील ना हो। और यहाँ से देख के जाइए और सेम टू सेम वहां पर उतार दीजिए, आपको यही प्रश्न आने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं कराया जाएगा प्यारे बच्चों, साथ ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, ताकि आप इसे अच्छे तरह से देख लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और उसे आप जाके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम, मतलब जो आप सेंटर परीक्षा देने वाले हैं उसमें उतार दीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, आप सब तैयार होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्लास को स्टार्ट कर देना चाहिए क्या? तो आप सब एक बार जम के अपने दोस्तों की एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो तो आप सब क्या कीजिए, अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, 8578002739 इस पे सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजना है। उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम जो 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं वहां तक आपको अच्छे तरह से गाइड किया जाएगा और किस तरह से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पल पल के अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो जरूर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पर एक जरूर पढ़ना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और ये उत्तर आपको ओएमआर शीट पे क्या करना है, कलर करना है, जिसे आप घेरा करके करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने 1 नंबर में क्या करा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स की थी। हम फटाफट करेंगे क्योंकि अभी आपको सब्जेक्टिव भी कराना है, ठीक है, इसी वीडियो में। दूसरे में देखिए क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी। धोलावीरा किस राज्य में है, तो ये आपके गुजरात में ही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों। देखिए, जो जो हम आपको बोल रहे हैं हो सके तो 1 से 2 बार देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव भी कराना है। और जो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सब्जेक्टिव नहीं कराते हैं सर, तो इस वीडियो में आपको फुली सब्जेक्टिव ही एक तरह से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो देखिए हल का प्रमाण मोहनजोदड़ो से नहीं मिला, कालीबंगा से मिला है। मृतकों का टीला अगर पूछेगा तब आपको मोहनजोदड़ो लगाना है, ना कि काली हल का प्रमाण। तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। आगे देखिए आपके सामने 6 नंबर में कि राखाल दास बनर्जी ने किसका उत्खनन करवाया था, तो ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था, न कि हड़प्पा का। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या करें कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, तो साहित्य जो है प्यारे बच्चों ये सही लगाया हुआ है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और सब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ये चारों के चारों वेद आपको याद रखना है। 9 नंबर में देखिए क्या करा है, कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी, तो राजतरंगिणी की। किसकी, राजतरंगिणी की। आगे देखिए 10 नंबर में कि खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। खारवेल का अभिलेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये जो है हाथी गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्या करा कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो आपके बिंबिसार ही किए थे। ऑप्शन यहाँ पर डी बहुत ही अच्छा लगाए हुए हैं। प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था। ये जो अशोक है प्यारे बच्चों ये किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की, उदयन ने नहीं किया था, ये किए थे पुष्यमित्र किए थे, तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो आपको पता होगा कि कौन यात्री भारत आया था। इस प्रश्न का अब उत्तर गलत मत लगाइए था, ये था आपका फाहियान था। कौन था, फाहियान था। ठीक है, आगे देखते हैं बुद्ध का निर्माण प्राप्त कहाँ हुई थी। बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ये पहले गया के नाम से प्रचलित था, लेकिन बाद में जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। महावीर स्वामी का कब निर्माण प्राप्त हुआ था, 468 ईसा पूर्व में। ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर अभी समझाने का टाइम नहीं प्यारे बच्चों, तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराना है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। 18 नंबर देखिए क्या करा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। देखिए यहाँ पर क्या करा है, जैन। आप यहाँ पर बड़ी मिस्टेक कर देते, जैन पूछा है
तो पाटलिपुत्र। अगर आपको बौद्ध पूछे, ठीक है, अगर आपको बौद्ध पूछे तब आप राजगिरी लगाइएगा तो सही होगा, और ये अजातशत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए 19 नंबर में कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईस्वी में ईसापुर में हुआ था। स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो ये पूरा का पूरा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें अलग अलग जगह पर क्या किया गया, स्तूप या कह सकते हैं मंदिर के टाइप में बनाया गया है, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, तो अश्व घोष की है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है, देखिए सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो ये आपके जैन धर्म से भी है, और आपके सब्जेक्टिव में पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में ही कि श्वेतांबर और दिगंबर किसे कहते हैं। ये आपको अभी हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा देर में, थोड़ा वेट कीजिए, आ जाएगा। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण काल के नाम से जो जाना जाता है प्यारे बच्चों वो गुप्त काल है। कौन है, गुप्त काल। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है आपके पाकिस्तान में है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे देखिए 29 नंबर में कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। इसका उत्तर आप बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। चलिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, ये कुंडल ग्राम में हुआ था। एक बच्चे बोले थे कि लुम्बिनी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो बच्चे कह रहे थे कि सर लुम्बिनी होगा, तो वहां पर उसको डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी जब पूछेगा तो कुंडल ग्राम बताइएगा। और जब ये गौतम बुद्ध पूछ लिया, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया, तब लुम्बिनी आप लगाइएगा तो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया, हो गया होगा। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो देखिए अकबरनामा जो है ये 3 खंडों में विभाजित है, और आइन ए अकबरी जो है ये टोटल 5 भागों में विभाजित है। देखिए यहाँ पर क्या करा अकबरनामा, तो अकबरनामा एक जो है 3 पुस्तकों में कर सकते हैं विभाजित है, और अकबरनामा जो है 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट क्लियर रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, न कि टी, ठीक है। अकबर की आत्मकथा किसने लिखी, तो अबू फजल कर सकते हैं, या अब्दुल फजल भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा एवं आइन अकबरी की रचना की है, यह जो अबुल फजल है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे देखते हैं अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन था। देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। ये कब से कब तक थे, 1556 से लेके 60 तक ही रहे थे, कौन, टोडरमल। आगे चलते हैं यहाँ पर 35 नंबर में कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म आपको पता है कि 1542 में हुआ था, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिएगा 36 नंबर में कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो ये बैरम खां था, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर में कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध, देखिए प्रतिबंध का जो अर्थ होता है रोक, नहीं होता है कि शराब बंद हो गया, सिगरेट बिना बंद करा दिया, तो ये क्या है, रोक लगा दिया गया है। तो ये किसने किया था, तो ये जो है जहांगीर के द्वारा बंद करवा दिया गया था। लेकिन अगर मान सोच लीजिए कि इसकी शुरुआत कौन किया होगा, तो अकबर ने किया था। कौन किया था, अकबर, ठीक है। आगे चलते हैं 38 नंबर में, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, आगे देखते हैं यहाँ पर 38 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, बाबर का जो शासन काल था वो 1526 से 1530 ही, मतलब कि समझिए तो 4 साल ही क्या के भारत पे अच्छे तरह से आक्रमण, मतलब कि शासन वगैरह किए हैं। बाकी तो उनके बेटा जो वंशज थे वो सब शासन किए। आगे चलिए 39 नंबर में कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की जो रचना किए हैं वो गुलबदन बेगम किए हैं। कौन किए हैं, गुलबदन बेगम। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। देखिए पानीपत की दूसरी, पहली और तीसरी तक की पूछने की उम्मीद रहती है, ठीक है। तो पहली तो आपको 1526 लगाना है, दूसरा जो है 1556 लगाना है, ठीक है, पानी 1556। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर तीसरा बता दीजिए, तो हम तीसरा भी आपको बता देंगे। खनवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। देखिए 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था। फिर उसके बाद 1527 में क्या हुआ था, बाबर और राणा संघ के बीच में क्या हुआ था, खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। आगे चलते हैं, शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था। चौसा का एक युद्ध था, उसमें क्या किया गया था, शेर खान को क्या किया, पराजित कर दिया गया था, परास्त कर दिया गया।
चलिए आगे चल, उत्तराधिकारी का युद्ध किसे, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है प्यारे बच्चों, ये बहादुर शाह जफर है। क्या है? बहादुर शाह जफर। 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया? देखिए ये जो अकबर है प्यारे बच्चों, वो किसी पे अधिकार नहीं कर पाए थे, वो जगह है मेवाड़। कौन है? मेवाड़ है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दी? देखिए ये जो जजिया कर है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। जैसे हिंदू बहुत ही क्या करते, गुस्सा में नहीं तो रह सकते हैं, गुस्सा में भी थे, अनाज इतना उत्पादन नहीं हो पाता था। तो ये जो है अकबर ने क्या किया, उस कर को पूरी तरह से हटा ही दिया, टैक्स को। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था, उनकी पत्नी का, अगर टैक्स ले रहे हैं तो सभी से लीजिए, नहीं तो हटा ही दीजिए पूरी तरह से। तो वो बोले कि नहीं, हटा ही दिया जाए। ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ताजमहल आपको पता है यमुना नदी के किनारे। और ताजमहल कहाँ है ये बताइएगा। ताजमहल कहाँ है प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये किसकी याद में बनाया था? तो मुमताज के याद में। ठीक है, 16 कुल की नीति किसने, 16 कुल की नीति किसकी थी? तो ये जो है अकबर की ही थी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय जो है प्यारे बच्चों, ये तुलु वंश के थे। किसके थे? तुलु वंश के। और कभी कभी पूछता है हरिहर और बुक्का, ये इसी में पूछा गया है, सेंट्रल एग्जाम में ही पूछा गया है कि हरिहर और बुक्का जो है ये किस वंश का था? तो संगम वंश का। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको जो है टोटल 51 प्रश्न आज पढ़ा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जितना चाहिए उतना आपको हो गया। मतलब आपको 50 प्रश्न कलर करके आना है तो हम 50 बता दिए। अब उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? सब्जेक्टिव बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही मायने रखता है बहुत। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, हम इसका बताते चलेंगे। देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा, ये भी पढ़ाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषता बताएं, ये भी पढ़ाएंगे। अभिलेख किसे कहते हैं? ये भी पढ़ाएंगे। बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी पढ़ाएंगे। मतलब कि जो जो आपको टिक किया है वो सब हम आपको अभी दिखाते हैं और अभी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको क्या है, ये आपके सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया है, उसका हम हल करके क्या किए हैं, आपको कॉपी पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये मेरे द्वारा नहीं, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी बना के आप हमें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कलर जो है रेड ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, चलिए उन ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए क्लैपिंग जरूर होता है, बहुत अच्छा काम करती है। 1 नंबर में देखिए क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा क्या थी? देखिए आप हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा के बारे में जान रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्या है? यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इतना भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको प्योर जो बोलता है ना, दूध जो एकदम जला उला के जो निकलता है, उस तरह से आपको प्योर जैसा नंबर देगा। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैली थी। ठीक है, तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीर मतलब उत्तर प्रदेश तक फैली थी। यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1200 किलोमीटर तक फैली हुई थी। तो आपको यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों? 2 नंबर मिलेगा। अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा। 1 आप थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना दे। 1 2 3 चलिए ले लिए होंगे। अब देखिए आपके सामने 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न में देखिए, अब सेम टू सेम आपको सेंटर एग्जाम जो क्वेश्चन देखिएगा ना, उसमें यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषता बताइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़े हैं चैप्टर 1 में, वहां पर जल निकालने का अलग अलग तरीका था, नाला वगैरह था, अलग अलग तरह से थी। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जल निकास प्रणाली विशेष प्रकार की विकसित थी। मतलब देखिए यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो था वो नगर, एक तरह से आपको पता है ग्रामीण नहीं था, ये नगरीय क्षेत्र था, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जल, जैसे गंदा पानी वंदा हो गया, उसे निकालने के लिए क्या थे, बहुत ही अच्छा खासा व्यवस्था थी। सबसे पहले जो व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं थी, जो कि यहाँ पर एक देख सकते हैं, गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो गली थी ना, गली की नालियां और जो सड़क है, उनके बीच में बहुत ही अच्छा संबंध था, पक्की नालियां से जोड़ा गया था।
जिससे कोई भी पानी अगर घर में से निकालते थे या बारिश वगैरह होता था तो वो क्या करते थे, नाली के माध्यम से सड़क से या फिर क्या होता था, निकल जाता था क्योंकि पक्की मट में बना हुआ था, जिसके कारण कोई गीला वगैरह नहीं होता था और बहुत ही अच्छे से साफ-सुथरा हो जाता था। उसके साथ-साथ देखिए, मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर तथा ईंटों द्वारा ढक दिया जाता था। अभी के ज़माना में क्या देखते होंगे, अभी टाउन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो ये सड़क होता है उसके कात में आपको क्या मिलता है, नाला मिलता है और उसके ऊपर क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ ढा दिया जाता है ताकि जो है कुछ-कुछ कीड़ा मतलब कि जैसे है कचरा वगैरह ना जाए। तो उस समय भी क्या थी, ये प्रचलित थे, ठीक है? तो दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न में देखिए क्या करा है, तीसरा प्रश्न को अच्छे से देखिएगा कि अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? तो जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खोदे होते हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। या तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अभिलेख का अभिप्राय राजाओं से है। राजाओं अपनी प्रशंसाओं के लिए मिट्टी के जैसे हो गया, पत्थर हो गया, उन सतहों पर क्या कहते थे, लिखवाते थे अच्छी-अच्छी चीज़ अपने बारे में। ठीक है? तो कहाँ लिखवाते थे? अभिलेख के माध्यम से ही लिखवाते थे। या तो आप उससे सीधा ठीक है? तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, अभिलेख में उन व्यक्तियों की उपलब्धियाँ लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। बिल्कुल, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि राजा बनवाते हैं तो वो किसके बारे में लिखवाते हैं? खुद के बारे में प्रशंसा करवाते हैं। जैसे सपोज़ दैट मोदी जी हो गए, तो वो कुछ अभिलेख या कुछ भी बनाएँगे पहाड़-वहाड़ मतलब कोई चीज़ बड़ा-सा काम-वाम करेंगे, तो उसमें अपना नाम ज़रूर इसमें लिखवाएँगे, ठीक है? उसी प्रकार उस समय के राजा वगैरह लिखवाते थे अभिलेख के माध्यम से। तो तीसरा प्रश्न भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। बिल्कुल, बौद्ध साहित्य में जो है प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से किसके बारे में है? तो गौतम बुद्ध। आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप चैप्टर पढ़िए। नहीं अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ पढ़िए। तो बौद्ध साहित्य में क्या है? गौतम बुद्ध के जो शिक्षा वगैरह दिया गया है, उनके बारे में वर्णन है तथा इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। मतलब कि जैसे लड़का और लड़की होता है ना, तो उसी तरह साधु और मतलब कि एक तरह से भीख माँगने वाला भी जैसे नहीं होता भिक्षु, तो भीख माँगने वाला अलग होता है और भिक्षु अलग होता है, जो कि कह सकते हैं बहुत ही साधु के रूप में जैसा रहता है वो। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे, ठीक है? तो उनको नियमों जो देते थे, गौतम बुद्ध देते थे, उन नियमों को क्या करते थे? पालन करते थे, वर्णन करते थे, उसपे कार्य करते थे, ठीक है? अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषाओं में लिखे जाते थे। मतलब उनके द्वारा जो शब्द बोला गया है या उनके द्वारा जो भी वर्णन किया गया है या उनके द्वारा कोई भी नियम लागू किया गया है, वो किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे, ठीक है? बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक 3 भागों में विभक्त है। मतलब कि बौद्ध साहित्य में कितने है? त्रिपिटक है। तो शुद्ध पिटक है, अभिधम्म पिटक है और विनय पिटक है। और इन तीनों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? तो अगर आप इस प्रकार लिखेंगे तो 2 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। आगे देखिए, अभिलेख शास्त्र क्या है? अभिलेख शास्त्र क्या है? देखिए, तो अभिलेखों का अध्ययन ही अभिलेख शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अभिलेखों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अभिलेख शास्त्र कहलाता है। अर्थात जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खोदे होते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं और इनका अध्ययन ही अभिलेख शास्त्र कहलाता है। अब समझिए क्या करना चाहता है। जैसे मान लीजिए एक राजा ने क्या किया, अपने नाम से प्रचार वगैरह बना दिया बहुत ही ज़्यादा, पहाड़ वगैरह बना दिया और उस पहाड़ को जब खोज रहे हैं या उसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिलेख शास्त्र कहेंगे। तो ये प्रश्न समझ में आ गया कि जो राजा बना के चले गए वो अभिलेख कहलाए और उसके बारे में राजा के बारे में जो लिखा गया है या पत्थरों के बारे में हम खोज वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएँगे? अभिलेख शास्त्र कहलाएँगे, ठीक है? तो 5वां प्रश्न भी आपको इज़िली समझ में आ गया होगा। छठा प्रश्न क्या है? गंधार कला शैली की 2 विशेषताएँ बताएँ। तो गंधार कला शैली की 2 विशेषताएँ निम्नलिखित है, जो कि सबसे पहले 1 नंबर में है कि गंधार कला शैली में बुद्ध एवं बौद्धिस्ट मूर्तियाँ की उपलब्धियाँ है। मतलब कि इसमें है गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ का मुख्य यूनान के देवता अपोलो से मिलता है। कहाँ से मिलता है?
यूनान की एक देवता है जिसका नाम क्या है, अपोलो से मिलता है। ठीक है, ये आप दोनों के दोनों पॉइंट याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 7 नंबर में कि गुप्त काल की 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम दिए हैं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम क्या बताना है? तो गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम निम्नलिखित है। देखिए, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपको सेंटअप एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी जबरदस्त है। ठीक है, तो अच्छे से देखते हुए जाइए। सबसे पहले है विष्णु मंदिर, उसके बाद शिव मंदिर है। विष्णु मंदिर का जो है जबलपुर में मध्य प्रदेश से मिला है। ये नगोदा में है जो कि मध्य प्रदेश में, दोनों अलग अलग जगह पे नहीं, एक ही जगह है, मतलब एक ही राज्य में है, लेकिन जगह जो है अलग अलग है। एक है विष्णु मंदिर, एक है शिव मंदिर। और ये कौन से काल मिले हैं? तो गुप्त काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर में कि वेद कितने हैं, उनके नाम बताए। तो वेद जो है टोटल 4 है, ये ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछा भी गया है। सबसे पहले जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, यह प्रथम वेद है जिसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है। ऋग्वेद में क्या है प्यारे बच्चों? देवताओं के बारे में वर्णन है। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। इसमें यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित है। यजुर्वेद में क्या है प्यारे बच्चों? मंत्र, जैसे यज्ञ वगैरह पूजा पाठ जो करते हैं वो किस में आते हैं? यजुर्वेद में आते हैं। इसमें संगीत में मंत्र गाते हैं, मतलब कि सामवेद में क्या है? संगीत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अथर्ववेद में जो है गुण धर्म इत्यादि के लिए मंत्र है। जादू जादू टोना शायद इसी में होता है, राइट? बिल्कुल, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इजी, बहुत अच्छे से बताया है। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8578002739 इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा। और हाई लिख के वही बच्चे ज्वाइन कीजिएगा जो बच्चे पढ़ने के लायक है। अगर आपको पढ़ने का इच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आपको 450 नंबर प्लस लाना है, तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में क्या है कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं? अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि प्राचीन काल में अश्वमेध एक विशेष यज्ञ का नाम था, जिसमें घोड़े के माथे पर एक विजय पत्र बांध दिया जाता था। देखिए, विजय पत्र के माध्यम से देख सकते हैं कि लाल, जैसे आप फीलिंग में देखते होंगे, एक बांध देता है और जो घोड़ा दौड़ के फिर वापस चला आया तो वो राजा के उसके लिए बन जाता है, फलना चलना, ये सब आप फीलिंग में देखते होंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ अश्वमेध जो यज्ञ है उसमें भी सेम टू सेम वैसा ही रहता है। एवं उस घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। आपको हम पहले बताएं कि फीलिंग में भी आप देखे होंगे, यदि वह घोड़ा अपने स्थान दौड़ कर आ जाता है, मतलब कि जैसे यहाँ पर घोड़ा को छोड़ा, ठीक है, और यहाँ दौड़ के आना था, यहाँ से दौड़ के फिर वापस चला आया यहाँ पर, तो क्या कहता था? तो राजा का निर्विरोध शासन स्थापित हो जाता था, मतलब राजा के लिए एक तरह से ये घोड़ा सुरक्षित हो जाता था। और यदि कोई उस घोड़े को पकड़ लेता तो उसे घोड़े के स्वामी अर्थात राजा से क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। और ये सिर्फ और सिर्फ राजा ही करते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं द्वारा किया जाता था। मतलब अश्वमेध जो यज्ञ था वो शक्तिशाली राजा, प्रतापी राजाओं द्वारा, जो श्रेष्ठ है उनके द्वारा ये सब कार्य किए जाते थे। ठीक है, चलिए ये आपके देखिए 10वां प्रश्न क्या करा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर। देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। बिल्कुल सही, अच्छा लिखा है। जब मगध में 300 ईस्वी ईसा पूर्व में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले गए। वाह, गजब है, इतना तो ये ऐसा लिखे हैं कि मत पूछे, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, चले गए तथा स्थूल भद्र मगध में ही रह गए। मतलब कि जब भीषण अकाल, कह सकते हैं, नहीं कहता कि गांव में पानी नहीं आ रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं रहा, ये भीषण अकाल पड़ गया हुआ था उस समय। ठीक है, उस समय क्या था? भीषण अकाल पड़ गया था, जिसमें से एक जो व्यक्ति थे भद्रबाहु के, जितने भी लोग थे या शिष्य थे, वो कहाँ चले गए? कर्नाटक। और स्थूल भद्र के जो लोग थे वो मगध में ही रह गए हैं। पुनः जब भद्रबाहु मगध आए, मतलब कि जब अकाल खत्म हो गए, उसके बाद क्या हुआ? भद्रबाहु आए कहाँ? मगध में आए, तो दोनों में बिखराव हो गया, मतलब कि दोनों के बीच में अलग अलग। अब देखिए, आप पढ़ गया है इस यूनिवर्सिटी से और वो पढ़ गया है इस यूनिवर्सिटी से, तो दोनों में क्या होगा? मतभेद होने लगेगा। ठीक है, और जैन धर्म 2 विचारधाराओं में विभक्त हो गया। और जैन धर्म जो था, एक धारा था
वो क्या होगा, डबल में बदल गया। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए जो नग्न रहते थे, रहने लगे, और भद्रबाहु के शिष्य श्वेतांबर कहलाए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, यहाँ पर स्थूल भद्र होगा, यहाँ पर स्थूल भद्र होगा पहले, यहाँ भद्रबाहु यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं होगा, स्थूल भद्रबाहु होगा, ये दोनों में अलग अलग। ठीक है, तो अब अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। क्या है, क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, ग्रंथ है जिसमें जिसमें श्वेतांबर का अर्थ श्वेत वस्त्र धारण करना होता है, और दिगंबर का अर्थ नग्न रहना अर्थात बिना कपड़े का रहना कहलाता है। तो आप इस तरह से भी आप 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 11 नंबर में क्या है कि सांची स्तूप की खोज किसने और कब की। देखिए, सांची स्तूप की खोज ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर द्वारा 1818 ईस्वी में की गई। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल के रायसेन जिला में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश भोपाल, ये रायसेन जिला में है, ये भी आप बता दीजिएगा, यही आपको पूछेगा, ये पूछेगा। आगे ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, शायद 12 प्रश्न ही बना के दी है। अबू फजल कौन था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए, अबू फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये जो अब्दुल फजल है, हम अब्दुल अब्दुल कहते हैं लेकिन अबुल है, क्या है, अबुल अबुल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था, मतलब कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे, जिसमें से अबुल फजल भी था। ठीक है, वह लेखक के साथ साथ एक इतिहासकार तथा राजनीतिक भी था। मतलब कि कह सकते हैं ये जो अबुल फजल है वह एक लेखक भी थे, मतलब कि राइटर कह सकते हैं वो, उसके साथ साथ इतिहासकार, ठीक है, उसके साथ साथ राजनीतिक भी थे, और साथ ही इसके अच्छे खासे करीबी दोस्त भी थे। किसके, अकबर के। अबू फजल जो है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातों जो है अकबर अबू फजल से शेयर करते थे, नहीं अच्छा दोस्त यारी में वो बात से शेयर करते थे, एकदम जिगरी दोस्त। अबू फजल का जन्म 1557 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। ये नहीं पूछेगा, उसने 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। कब से, 1574 से। कब से, 1574 से किया। अबू फजल ने अकबरनामा तथा आईन अकबरी पुस्तक लिखी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईन अकबरी किसने लिखी है, तो अबू फजल। अकबरनामा किसने लिखी, तो अबू फजल। इस तरह से अगर आप बता देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक बात और बता देते हैं, अगर आपको अब तो सेंटर एग्जाम आपका कल हो ही जाएगा, अगर आपको इससे भी आगे प्रश्न चाहिए, जैसे आपको जो है अभी हम आपको 15 में 12 बता ही दिए, अगर आपको ये सभी प्रश्न चाहिए तो आप हमें जरूर बना के भेजिएगा। देखिए, ये सब हम आपको जरूर कहेंगे बना के भेजिए, ठीक है। और जो बच्चे बना के भेज देते हैं, बना के भेज देते हैं, उसके लिए और अच्छी बात रहेगा, तो आप हमें 8578002739 इस नंबर पे आप हमें बना के जरूर भेजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर स्पेशली कमेंट कीजिएगा, और ये जो बनाया गया है अंजलि के द्वारा बनाया गया है, उसके लिए भी धन्यवाद बोल दीजिएगा कि बहुत अच्छा आप काम किए हैं। इस तरह से बनाते रहिए, आगे आप सबका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।